Hello guys, welcome back to Ansakari. In our today's interaction, we will be dealing with the same sociology lecture series and it's lecture number 11. So first, I will share you the picture. I hope you are viewing our screen. So here, two personalities or social thinkers given. Can you name them? If no, then I will help you to learn about this. So here, one personality is about Talcott Parsons and the second one is जॉर्ज हैबरमास. सो यही दोनों पर्सनैलिटीज हैं जो कि एक सोशल थ्योरिस्ट है और इनके ही आइडियाज को आज हम लर्न करेंगे, कंपेयर करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस था वो थोड़ा सा सीखेंगे. सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस सम पॉइंटर्स कि आज के इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस होने वाला है. इंट्रोडक्शन होगा कार्ल मार्क्स का, then next about जर्जन हैबरमास, then next टालकट पार्सन important work क्या क्या थे, then application of his theory of Talcott Parsons to cultural sociology and which thinkers have taken help of this. The next one is structural functionalism, a broader topic that needs to that that is very important to discuss. So let's start our discussion. So firstly, I will try to share some important pointers about Talcott Parsons, the famous personality, how famous personality he is, and how their ideas help to understand social changes in society. So Talcott Parsons is a German sociologist. No, he is an American sociologist, not a German sociologist. So please focus upon this. From here, I want to stress that you must know that the personality you are mentioning and he and you must know कि भाई वो किस सोशोलॉजिस्ट किस कंट्री से है, फिर वो डायरेक्टली आपको राइट तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर आप ये भी गलत मेंशन कर देते हो तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट शोकेस करेगा. तो इसलिए यहाँ पे देखो टालकोट पार्सन, तो हमें इस पे स्ट्रेस करना पड़ेगा कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे एंड उनका और एक इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे सोशियोलॉजी के अंदर जिन्होंने बहुत सारे लर्निंग्स में हमें हेल्प की, जिसके आइडियाज से बहुत सारी पर्सनालिटीज निकल के आई. देन नेक्स्ट, और उनको हमें ज्यादातर उनको किस नाम से टारगेट पर्सन का जब भी नाम लिया जाता है तो उनको बोला जाता है कि वो ही वाज जनरली कंसीडर्ड एज एन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. So here I have initially started with that कि टालकट पार्सन जर्मन सोशलिस्ट, लेकिन हमें पता चला कि जी नहीं, ये एक अमेरिकन सोशलोजिस्ट है. तो यही मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी इससे कि आप इन चीजों पे भी फोकस करें. तो फिर ये अमेरिकन सोशलोजिस्ट है, क्या आप कोई जर्मन सोशलोजिस्ट का नाम बता सकते हैं? बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं और उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि जर्मन सोशलोजिस्ट कौन था. सो आई विल हेल्प यू कि कौन थे ये जर्मन सोशलोजिस्ट के नेम सब मैं बता देती हूँ. जैसे कि मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मन सोशलोजिस्ट थे. ठीक है, बाकी रिमेनिंग आप मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ही इज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ सोशोलॉजी. और वो किसके आइडिया से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? ही इज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नियो मार्क्सिस्ट लाइक जर्जन हैबरमास. सो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं नियो मार्क्सिस्ट और उसमें एक पर्सनैलिटी का नाम आ रहा है, वो कौन है? जर्जन हैबरमास. सो हियर आई वांट टू आस्क यू दैट कैन यू टेल मी अबाउट द मार्क्सिस्ट, who the personality name when you came to your mind when we are talking about Marxist. So I hope you will be able to got it that Marxist का जब मीना कार्ल मार्क्स सभी को क्लियर होता है, लेकिन हम एक फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स पे जरूर फोकस करेंगे ताकि ये सारी चीजें हमें हेल्प करें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से राइट इंटरप्रिटेशन में जाने के लिए. सो लेट्स डिस्कस दैट
टालकट पार्सन, हाउ ही इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जॉर्ज हैबरमास, क्या था उनके पास जिससे टालकट पार्सन इंस्पायर हुए या फिर इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उनके आइडियाज को ले लिया. So here, Jürgen Habermas, he was a German philosopher and social theorist in the tradition of critical theory. एंड तो जर्मन फिलोसफर, जैसे कि सेम यहाँ पे जर्जन हैबरमास का नाम भी आप ले सकते हो. एंड ये एक सोशल थ्योरिस्ट थी इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म. सो क्रिटिकल थ्योरी, तो इससे पता चलता है कि जर्जन हैबरमास का तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने सोशल थ्योरीज में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया. Then next, he is associated with फ्रैंकफर्ट स्कूल. अब फ्रैंकफर्ट स्कूल में आपको क्या लगता है क्या होता होगा? सेम क्रिटिकल थ्योरिस्ट वहां पे अपने आइडियाज या फिर डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होता है अपनी एकेडमिया के बेस पे, तो वही इंस्टीट्यूट इसके साथ डील करता है, तो उसका नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल. सो उनके मेन वर्क्स किस पे थे? हिज मेन वर्क फोकसेस अपॉन फाउंडेशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड सोशल थ्योरी. तो सोशल थ्योरी अभी हम डीप में करेंगे, और एपिस्टेमोलॉजी जो एक कीवर्ड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज. सो ये आप थोड़ा सा फोकस करके रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे कि एपिस्टेमोलॉजी किस चीज से डील करती है, कौन कौन से थिंकर्स के रिगार्डिंग हम नेम कर सकते हैं. सो व्हाई टालकट पार्सन इज best known? He is best known for his social action theory. What he's best known for his social action theory. And next one is structural functionalism. So उनकी बुक का नाम भी इन्हीं दोनों से कंबाइन होके बना है, तो इम्पोर्टेंट बुक थी उनकी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. यू मस्ट नो कि कौन से थिंकर्स की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उसमें वो क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं. The next, how Talcott Parson work used to develop cultural sociology. अब हमें पता होना चाहिए कि टालकोट पार्सन का वर्क सिर्फ एक सिंगल जगह पे फोकस ना रख के मल्टी डायमेंशनल था, एंड उन्होंने बाकी बहुत सारी चीजों में भी अपना रोल प्ले किया. सो सेम हियर, वन साइड इज मेंशनिंग दैट टालकोट पार्सन वर्क यूज्ड टू डेवलप कल्चरल सोशियोलॉजी, एंड नाउ हियर फ्रॉम एग्जांपल्स आई एम मेंशनिंग कि कौन कौन से थिंकर्स है और क्या थ्योरी डेवलप हुई to develop to that helped Talcott Parson work to develop cultural sociology. So first here is Jeremy Alexander systems theory developed by German sociologists. The next, Niklas Luhmann has been described as a version of structural functionalism. So structural functionalism is a very broad topic. So we will deal with it in deep detail in our further session and in the coming slides. So let's start structural functionalism. So here आप इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से बार बार स्ट्रेस करके पढ़ सकते हो कि स्ट्रक्चरल यानी कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शनलिज्म यानी कि कोई फंक्शन प्ले या फिर रोल प्ले किया जाना चाहिए. तो टालकट पार्सन अ डोमिनेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी उनकी ये, और इसमें एट प्रेजेंट, और जिसको हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वो एक थ्योरी बन के आ गई, ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बट in spite of that it is utilized in today's. So आज के थिंकर्स भी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. फॉर व्हाट? that is for sociological analysis, that is both historical and theoretical. Then next, can you name any theory that is alternative to structural functionalism? I hope something coming to your mind, so you can write in the description box. So यहाँ पे जैसे कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी given by Ralph Dandrieu seen as a major alternative to structural functionalism.
सो हेयर कंसेंसस थ्योरी वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि आप वर्ड्स यूज करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें. That is consensus theory versus conflict theory. It is like structural functionalism. See shared norms, values fundamental to society, social order based on agreeable agreement, and view social changes coherent social order. That is consensus theory. Next, what is conflict theory? It is believed that there is a dominant of certain group and social group is manipulated and controlled by them. Therefore, social change rapid and disorder. तो mainly both theories में ये difference है. एक social order के साथ जाना चाह रही है. The next one is focusing upon social disorder. So, और वो क्यों हो सकते हैं? That is about modus operandi कि कैसे आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हो या फिर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, वही चीज मेंशन कर जाती है. तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करके, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है कि डिबेटेबल टॉपिक्स आ जाता है, और वो डिबेट इतनी कि वो हार्मनी या फिर पीस मेंटेन ना करके डिसऑर्डर को रीजनरेट कर देती है. देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो यहाँ पे पार्सन प्रपोज दैट सोसाइटी कुड बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम. फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि सोसाइटी एक सोशल सिस्टम है. ठीक है. देन नेक्स्ट, आप इसको साइड बाय साइड थोड़ा माइंड में विजुअलाइज कर लीजिए कि सोसाइटी अ सोशल सिस्टम. जब भी सोसाइटी आपके माइंड में आए यहाँ पे, जब तक कि हम इस लेक्चर को दें, तो आप एक माइंड में रख के चलिए सोशल सिस्टम, बिकॉज हम टालकट पार्सन का स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म समझना चाह रहे हैं. एंड दैट ऑल सोशल सिस्टम हैव हैड 4 फंडामेंटल फंक्शनल imperatives. सो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो सकते हैं 4 फंडामेंटल फंक्शनल imperatives? और जो मतलब हमारे बेसिक लैब से बिल्कुल अटैच्ड है, दैट इज अडेप्टेशन यानी अनुकूलन. कैसे आप, एंड नेक्स्ट गोल गोल अटेनमेंट. ठीक है. मैनी मोर यू कैन शेयर, if no then let's continue. So next is integration, and then last one is latency. So इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एगिल. और सोसाइटी क्या है? सोशल सिस्टम, जिसमें ये चारों प्रोसेसेस इम्पेरेटिव्स हमें सीन करने को मिल रहे हैं. The next, adaptation at level of behavioral organism. The next, goal attainment at level of personality system. And next, third one, integration at level of social system. The next, cultural system में क्या आएगी? Latency. So in order to survive a system, perform all these function is very important. So adaptation, a system must cope with external situational exigencies. It must adapt to and with the environment and its needs. I hope adaptation is very clear to you. The next one is goal attainment. There must be defined goals. The system must define it to achieve the goal. The next, third one is integration. The system must regulate interrelation of its components, including managing the relationship with other 3 functions. Integration का मतलब है कि जितने भी हम ये imperatives बता रहे हैं, उन सारों का एक साथ amalgamation and interconnection that you have to put upon. Then fourth one is latency. A system must furnish, renew both motivation of individuals and the cultural patterns that create and sustain motivation. तो लेटेंसी क्या होती है कि वो सोशल सिस्टम के अंदर उसका काम क्या होता है कि जो वो इंडिविजुअल का मोटिवेशन है, कल्चरल पैटर्न है, उसको बनाए रखे and sustain it for long time and for further more work. That is can only be possible by motivational
So what it is all sufficient? I hope a picture came into your mind when I am speaking, and I try to go into that. So what it's so question? Parson have a clear notion of levels of social analysis as well as relationships. तो already levels हम discuss कर चुके हैं, किस किस level adaptation किस level पे था, goal attainment किस level पे था, and next integration किस level पे था, and latency किस level पे थी. So same level of social analysis as well as relationships, including hierarchical arrangements. The levels are integrated in two ways. Like the lower level provides conditions and energy, और higher level क्या करती है, control, यानी कि for maintaining harmony in the society. So in terms of environment of a action system हम क्या बोल सकते हैं, at the lowest level no non symbolic impact of anatomy and the physiology, यानी कि physical features की बात कर रहे हैं. And next at the higher level हम क्या बात कर सकते हैं, spiritual, metaphysical और cognitive, that is thinking skill के बेस पे आप विजुअलाइज कर सकते हो. सो ये पूरा एक्शन सिस्टम आपको क्या पता है, दैट मीन्स दैट दीज एक्शन सिस्टम्स वर कंसीव्ड टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डर. कि वही चेंजेस आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रख सकते हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये फोर इम्पेरेटिव्स डील करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू पार्सन द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डर मीन्स व्हाट इज प्रिवेंटिंग अ सोशल वॉर. Satisfactory answer by philosophy, and according to him, answer lies in the structural functionalism with system of assumptions. So, क्या क्या assumption है वो हम देख लेते हैं. What assumptions lead person to make analysis of the ordered structure of society? So, let's see कि social assumptions क्या क्या है. It has the property of order and interdependency of parts. The next, tendency towards self-maintaining order or equilibrium. Third assumption क्या है? It may be static, ordered process of change. Then fourth one, the nature of one part has impact on the form of other parts take. The next one, it maintains foundation within the environment. The next one, two fundamental processes, allocation and integration necessary for equilibrium. The next one, it moves towards self-maintenance, boundary, variation, relationship changes from within. तो ओवरऑल हम क्या समराइज कर सकते हैं कि हमें assumption में चाहिए क्या, हमें सारी इस तरीके से पुट अप करना है कि एक सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रहे, पीस एंड हार्मनी बनी रहे. तो उसके लिए क्या होगा, अब एक सोसाइटी है उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स, मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है. तो वो एक क्या हो गई, पूरी ऑर्डर की प्रॉपर्टी हो गई. और एक ना एक इंसान दूसरे इंसान पे है, फिर नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो भी अवेलेबल है, वो हर एक चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है. और जो कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए होती है, अडेप्टेशन के लिए होती है. तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने ये बता दी. और जब सोसाइटी में बैलेंस रहेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी. सो हम इसमें ये भी नहीं बोल सकते वो स्टैटिक भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें धीरे धीरे कोई बदलाव आ रहा है, क्योंकि एकदम से बदलाव सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती. सोसाइटी हमेशा ग्रेजुअली जो चेंजेस आ रहे हैं उसी पे मेनली फोकस करती है, रेवोल्यूशन में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है. और इसमें ये होता है कि जो एक चीज का इम्पैक्ट है वो दूसरे पे दिखना चाहिए. और इसकी बाउंड्री क्या है, एक ये जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है सोशल सिस्टम के अंदर, वही इसकी बाउंडेशन है. और वो किस कैसे हम उस चीज को रोक सकते हैं, एलोकेशन, यानी कि वहां पे जो द नेक्स्ट इंटीग्रेशन, यानी और चीजों को रोक उसके अंदर एमर्ज करके रखा जाए कि वो डिसऑर्डर ना आए और बैलेंस एक सोसाइटी में हो, अचीव हो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो उसमें चाहे वो बाउंड्री मेंटेनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकता है, या फिर चेंजेस जो आ रहे हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई वेरिएशंस देखने को मिल रहा है वो भी हो सकते हैं. सो
यहाँ पे टालकट पार्सन ने एजम्पशंस भी दे दी, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह कोई ना कोई होगा जिन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इग्नोर हुआ होगा यहाँ पे? सो हियर द नोशन ऑफ सोशल चेंज, यानी उन्होंने सोशल चेंज की बात तो कर दी, लेकिन उन्होंने सोसाइटी में को स्टैटिक रखने की बात की है, और चेंजेस अगर सीन हो भी रहे हैं तो उन्होंने इवोल्यूशन की बात नहीं की, तो वो यहाँ पे लैग कर गए। सो नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ स्टैटिक ओरिएंटेशन ही वाज, तो मेनली ओवरऑल पॉइंट यही बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक ओरिएंटेड, जहाँ जो वर्ड उन्होंने स्टैटिक वर्ड यूज कर दिया रेदर देन डायनामिक, वही उनका क्रिटिसाइजेशन का मेन पॉइंट बना। सो यू कैन राइट and send back to us the previous year questions coming from this topic. So first question is, how can Parsons Hegel framework be used to analyze key problems in a society? तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू देखना चाह रहे हैं कि everyone knows कि what is Hegel framework of Talcott Parson, but everyone cannot be able to link it and analyze it with the key problems in a society. So वही क्वेश्चन की डिमांड है. So the main UPSC demand is to develop that analytical skill. And next question is that critically examine the Hegel model of Talcott Parson. How far is this model capable of explaining social changes in society? तो इसमें आप बहुत क्रिटिसाइजेशन और जो उनका पॉजिटिव वर्क था वो दोनों एक्सप्लेन करके एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन दे सकते हो थ्रू योर एनालिटिकल अप्रोच. So thanks for watching. Please like, share, subscribe to Ansakari. Let's meet in our next interaction. Thank you very much.